कृष्ण है विस्तार दीपक सार। जय हिंद दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का मैं कृष्णा चौधरी स्वागत करती हूँ। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप घर पर लॉकडाउन के तहत आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, और आपके परिवार वाले और आपकी सभी की मंगल कामना करती हूँ मैं कि आपका मतलब जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो और एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट सुनिश्चित हो, क्योंकि हम आपको एक परिवार की तरह मानते हैं। क्योंकि और इसीलिए हम मतलब आपके एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट की कामना करते हैं। आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा और अपने हाथों से नोट्स बनाते हुए तैयारी कीजिएगा। चाहे आप सीटेट, यूपी टेट, रीट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आप बेहतर प्रकार से तैयारी को अपनी को कर सकते हैं। तो मैं आज एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, आप क्रम संख्या पर ध्यान नहीं देना, पहला प्रश्न है। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और हमें प्यारे प्यारे कमेंटों से हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि आप बेहतर तैयारी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक हो जाता है और सभी लोगों को आप मतलब इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए आप शेयर भी करें। और यूट्यूब के नीचे जो मतलब कमेंट बॉक्स होता है, आप उनके माध्यम से हमारे पास कमेंट भेज सकते हैं। बेसब्री से हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, हेमावती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, हेमावती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी कौन है इनमें से? तो चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन है दोस्तों, वो मतलब सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा। क्यों हैं? क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन, जिस पेड़ को काटा जाता लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ और इसीलिए दोस्तों इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया, क्योंकि पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका मतलब उनके द्वारा ये चलाया गया था। और पेड़ों से चिपक कर उनको जब कोई काटा जाता था तो हमारी जो बहनें थीं वो पेड़ों से चिपक करके खड़ी हो जाती थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन है। और इसके जो संपादक हैं जिन्होंने चलाया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सी है इसमें से? इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो है प्रोटीन। कौन सी है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्यों है इसको समझ लेते हैं हम कि प्रोटीन सेंगर एफ सेंगर 1953 ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया। सेंगर जो थे, एफ सेंगर 1953 में उन्होंने पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर के सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया? सिद्ध किया था इन्होंने कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए 1958 नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन की ये प्रथम प्रोटीन है
जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग संश्लेषण करने में सफल हुए हैं। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया। तो इसलिए हमारा सेंगर ऐप, और इन्होंने प्रोटीन को क्या माना था, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति माना प्रोटीन को सेंगर ऐप ने। अगला क्वेश्चन है आज का कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो परागकणों के कारण होता है या मूल शीर्ष में या तने में या परागकोश में। तो अर्धसूत्री विभाजन परागकणों में होता है, मूल शीर्षों में या तने में या परागकोश में। तो ना तो परागकणों में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना मूल शीर्ष में होता है, ना तने में होता है, तो परागकोश में होता है। तो हमारा आज का ऑप्शन सही होता है चौथा, परागकोश में। परागकोश में क्यों होता है इसको समझ लेते हैं हम। परागकोश में क्यों होता है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहाँ परागकण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार की कोशिका का विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं जो सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों युग्मकों को अंडकोशीय तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि पौधों में पराग जो मतलब परागकोश होता है उसमें यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है आज का कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो क्या सर्वाहारी होते हैं? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटिवोर। तो कौन होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता तो वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? शाकाहारी। शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी। अब शाकाहारी क्यों होते हैं? शाकाहारी देखते हैं। जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, और उसके बाद होते अपघटक। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार से क्या है कि जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है। और जो 10% का नियम दिया था दोस्तों, वो दिया था आपके लैंडमैन ने कि 10% ऊर्जा का मतलब क्या होता है? 10% ऊर्जा पहुंचती है एक जीव समुदाय से दूसरे जीव समुदाय में। तो ये लैंडमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है आज का, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, लिव 52। तो कौन सी है ज्वर नियंत्रण में? आजकल आप देख रहे हैं, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बी कॉम्प्लेक्स लेते हो क्या जब अधिक बुखार होता है, आपको ज्वर होता है, या ब्रूफेन लेते हो। तो ब्रूफेन है वो मतलब शरीर में अकड़न या शरीर दर्द के लिए होती है, कहीं भी कोई भी अंग दर्द कर रहा होता है। बी कॉम्प्लेक्स तो मतलब क्या है कि उसके लिए तो नहीं है, ज्वर के लिए। तो अधिकतर जो लोग लेते हैं ज्वर में वो है पैरासीटामोल। कौन सी है? पैरासीटामोल। और जो लिव 52 है, लिव 52 तो वो किस लिए है? वो मतलब पेट संबंधी बीमारियों के लिए है। पेट संबंधी बीमारियों के लिए कौन सी है? पैरासीटामोल। और लिव 52 है
वो है पेट संबंधी बीमारियों के लिए, पेट संबंधी। आज का अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अथवा एस्परजल्स, रेट्रोवायरस अथवा लैक्टोबैसिलस। तो दूध के लिए आपको मालूम है कि लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। आज का अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेनिंग्स, लैंडस्टीनर, पैटर्नमास्ट, कार्ल मार्क्स। तो ये है लैंडस्टीनर ने, उन्होंने मानव रुधिर वर्ग की खोज की सर्वप्रथम वैज्ञानिक खोज की थी। क्यों की थी, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया था, ए बी तथा ओ वर्ग, ए बी और ए बी तथा ओ वर्ग। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजेंस पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक हैं। तो प्याज, आलू, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इम्पोर्टेंट में रख लेना। तो प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना है, जड़ है, अपस्थानिक जड़ है या सल्क पत्र है? तो प्याज, आलू, अदरक देखने में तो आपको जड़ लगता होगा, आप समझते होंगे कि प्याज, आलू, अदरक नीचे उगते हैं, जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये हैं आपके तना। क्या है? तना। तो हर बार आता है टेट सी टेट में, ध्यान रखना गाइस इसको कि प्याज, आलू, अदरक एक तना है, जड़ ना होकर के। क्यों है तना, इसको देख लेते हैं कि तना उदाहरण प्रकंद, हल्दी, अदरक कंद, सालू, सल्क कंद, प्याज, लहसुन, घनकंद, अरबी, ये सब तना में ही आते हैं। अगला है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, विषाणु, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो वो है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? मीशियम क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। क्यों है? क्योंकि पैरामीशियम ये कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, क्योंकि इनका जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। आज का अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो साबुन का विस्थापन कौन सा है? रीठा है, रुद्राक्ष है, तेंदु है अथवा उपरोक्त सभी है। तो कौन सा है साबुन का उत्पाद? रुद्राक्ष। क्या इसमें साबुन है? तो मुझे नहीं लगता रुद्राक्ष में साबुन होता है, नहीं। तेंदु में भी नहीं, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। जब रुद्राक्ष और तेंदु नहीं तो उपरोक्त सभी कहाँ से होगा? तो रीठा है, रीठा। तो ये क्या है? साबुन का उत्पाद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों है देख लेते हैं, क्योंकि रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है आज का कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायु दाब नापने वाला यंत्र है उसको कौन से नाम से जानते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोग्रोमीटर। तो इसको जानते हैं हम कि बैरोमीटर। वायु दाब नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ तो हो नहीं सकता, इसलिए बैरोमीटर। अगला, बैरोमीटर क्यों है ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता तथा हाइड्रोगोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, इसलिए बैरोमीटर वायु दाब मापने के काम आता है। अगला है कि
बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? बीटी बीटी कपास क्या है? बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो ये जो बीटी कपास है ये ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा। क्यों है इसको देख लेते हैं कि बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस थुरोजिनेसिस बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। बेसिलस थुरोजिनेसिस बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों में पौधों की सुरक्षा होती है। इसलिए क्या है ये कि ये एक क्या है कि एक बीटी कपास है। अगला प्रश्न है आज का कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? H2S, SO2, HCl, N2। तो इसमें जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है वो कौन सा है इसमें? तो SO2 ये क्या है कि अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। इसको कहते हैं हम SO2। ये सूत्र है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है ये इसका सूत्र है और ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्यों होती है देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योग तथा वाहनों में उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों की क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ रहा है। किस लिए पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों के कारण। अगला है आज का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना, मरुस्थल। तो सबसे अधिक पारिस्थितिकी है वो कहाँ पैदा होगी? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यहाँ पर क्या है कि हमेशा वर्षा होती रहती है। हमेशा वर्षा होती है तो हमेशा वर्षा होगी तो क्या है कि सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होंगी। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी तो वो पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पर घना होगा। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो ऑप्शन सही होता है हमारा दूसरा। क्यों देख लेते हैं क्यों? उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए अधिक उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आम पकाने में कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो आम पकाने के लिए जो हम लेते हैं प्रयोग में वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो आपकी समझ में आ गया होगा गाइस, कैल्शियम कार्बाइड। आम या अन्य फसलों को पकने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल पकने में सहायक होता है। तो अगला प्रश्न है आज का, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड, एड्स, एनीमिया, टिटनेस। तो टाइफाइड है, टाइफाइड वो दूषित जल पीने से फैलती है। क्यों फैलती है देखते हैं। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर, आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप मतलब हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज और लाने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम क्रैक हों, यही हमारी प्रभु से मंगल कामना है।
और आपके सभी परिवार वालों को आप खुशियाँ दे सकें, क्योंकि खुशी तो आप तभी दे पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, और एग्ज़ाम क्रैक तभी होगा जब आप अपने हाथों से स्वयं के नोट्स बनाएंगे और चैनल को जो अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो यही हमारी मतलब आपसे मंगल कामना भगवान से, प्रभु से आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? N2O, N2O, CO2, COH, CH4। तो कौन सी नहीं है इसमें ग्रीन हाउस गैस? वो नहीं है CO मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो क्या है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। क्यों नहीं है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC आदि कार्बन। ये तो क्या है कि ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, और जो नहीं है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है आज का कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? केला, बांस, गन्ना या सरसों। तो केला, बांस, गन्ना तो द्विबीजपत्री नहीं है, लेकिन सरसों है वो द्विबीजपत्री है, क्योंकि वे फसलें जिनके बीज दो पत्ते वाले दो दल होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना। इसके बीज, सरसों के बीज को जब आप तोड़ते हैं तो क्या है कि दो टुकड़े हो जाते हैं, इनके दो टुकड़े हो जाते हैं, दो भाग, इसलिए इनको द्विबीजपत्री कहते हैं। अरहर, मटर, चना इनको जब भी तोड़ो आप तो दो भाग हो जाते हैं, इसलिए इनको द्विबीजपत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैबियम के द्वारा, पेरिसीड के द्वारा। तो पौधे जो जल ग्रहण करते हैं वो करते हैं जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्यों करते हैं देखते हैं। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक में होता है, इसलिए जाइलम के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो साहित्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। क्यों है कि भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता माना गया है। चार वर्णों सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में गाइस, और 10 मंडल हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसके मुख्य देवता कौन है? इसके मुख्य देवता हैं इंद्र। कौन है? इंद्र। और 4 वर्ण, इसमें 4 वर्ण सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल में मिलते हैं, पुरुष सूक्त में। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के प्रश्न कैसे लगे हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें गाइस, जितना भी हो सके आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम आपके परिवार की और आपकी मतलब मंगल कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी और आपके परिवार को खुशियाँ मिलें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो आज इसी के साथ में वंदे मातरम, जय